हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। यूं तो अगर लीडरशिप की बात की जाए तो हज़रत आदम से लेके आज तक अगर सबसे परफेक्ट इंसान, परफेक्ट लीडर देखना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लेकिन उनके बाद भी बहुत से लीडर आए जो उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया। उनमें सर फहरिस्त है नेल्सन मंडेला, जिनका ताल्लुक़ साउथ अफ्रीका से था। और नेल्सन मंडेला वो शख्सियत है जिनको पूरी दुनिया के सियासतदान जो हैं वो अपना लीडर गुरु मानते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। हर ईमानदार सियासतदान से लेके करप्ट सियासतदान तक अगर देखें, हर इंसान नेल्सन मंडेला बनना चाहता है। लेकिन बनना तो वो नेल्सन मंडेला चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी शोहरत नेल्सन मंडेला की तरह हो, लेकिन उन जैसा काम करना किसी किसी के नसीब में होता है। अब पाकिस्तान को ही देख लीजिए कि शहबाज शरीफ की सोचते हैं कि मैं नेल्सन मंडेला हूँ, नवाज शरीफ सोचता है मैं नेल्सन मंडेला हूँ, जरदारी सोचता है कि शायद मैं नेल्सन मंडेला हूँ, और इमरान खान जब नेल्सन मंडेला जैसी बातें करते हैं, उनकी तरह बोलते हैं और उनकी तरह अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि इमरान खान और नेल्सन मंडेला में क्या क्या ममासलत है, यानी कि जो नेल्सन मंडेला का विजन था और जो उनकी सोच थी, जो उनमें खसूसियात थी, क्या वो इमरान खान में वाकई में है या नहीं। जो इमरान खान को लोग पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला मानते हैं, तस्लीम करते हैं, क्या वाकई में ये हकीकत है या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नेल्सन मंडेला के अंदर क्या क्या खसूसियात थी। नेल्सन मंडेला के अंदर 7 ऐसी खसूसियात थी कि जिनकी वजह से दुनिया आज भी उनको याद करती है, और यही वो खसूसियात थी जिनकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा इनकलाब लाया और साउथ अफ्रीका के अंदर वो सबसे बड़ा लीडर बन गया। साउथ अफ्रीका क्या, पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे मकबूल, ईमानदार और अच्छा लीडर किसी को समझा जाता है तो दौरे हाज़िर में नेल्सन मंडेला को समझा जाता है। नेल्सन मंडेला की पहली खसूसियत क्या थी? फाइट फॉर इक्वलिटी, यानी इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाया करते थे। 27 साल वो जेल में रहे, 27 बरस की उम्र यानी आधी उम्र उन्होंने जेल में काटी, लेकिन उन्होंने कहा भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए बराबरी और इंसाफ चाहिए। उनकी वो क्लिप छोटी सी सुने, फिर इस पे बात करते हैं। I have fought very firmly against white domination. I have fought very firmly against black domination. I cherish the ideal of a new South Africa where all South Africans. इस्लाम का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं, यानी कि सब बराबर हैं। और नेल्सन मंडेला का क्या प्रिंसिपल था? उनका भी यही प्रिंसिपल था कि काले और गोरे कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, सभी बराबर हैं। और उन्होंने इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ाइट की, तकालीफ बर्दाश्त की। यही वजह है कि इमरान खान भी आज कहते हैं कि पाकिस्तान में अमीर जो है और गरीब जो है, अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून क्यों है? तो अगर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है, अगर पाकिस्तान की आवाम को एक बाइज़्ज़त कौम बनाना है, तो यहाँ पे इक्वलिटी यानी इंसाफ यानी रूल ऑफ लॉ होना ज़रूरी है। कि जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करती, जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जहाद नहीं करती, ये याद रखे अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हो गई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। ये जो आपने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ही इंसाफ है। नेल्सन मंडेला की दूसरी खसूसियत ये थी कि जब वो कोई बयानिया बनाते थे, वो कहते थे कि जो मैंने प्रिंसिपल बना लिया, मैं अपने प्रिंसिपल से, अपने बयानिए से, अपने विजन से कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जो लोग पीछे हट जाते हैं वो कभी लीडर नहीं बन सकते और उनको कभी लीडर बनाना भी नहीं चाहिए। For anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. नेल्सन मंडेला का कहना था कि जो इंसान अपने प्रिंसिपल्स, अपने असूल, अपना विजन बदल लेता है, और किस वजह से बदलता है कि वो किसके साथ बात कर रहा है। तो अगर वो अमीर के साथ बात करेगा और तरह और गरीब के साथ बात करेगा और तरह, जिस तरह इम्पोर्टेड सरकार करती है, नून लीग करती है। मरियम बीबी जब किसी
अमीर बंदे से बात करती है तो बड़ी उसको इज्जत देती है, किसी गोरे से बात करती है तो उसके नीचे लेट जाती है, और जब किसी गरीब बंदे, पाकिस्तान के गरीब अवाम से बात करती है तो उसको धक्के पड़ते हैं। तो ये जो असूल है, अगर कोई लीडर इस तरह की दोगलापन और डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो लीडर कहलाने के हक में नहीं। अब इमरान खान का एक बयानिया है कि हम कोई गुलाम नहीं है, एक उनका प्रिंसिपल, एक असूल है। अब उन्होंने ये साबित किया कि अमेरिका को भी मैं कहूँगा कि हम आपके गुलाम नहीं, और दूसरी तरफ चाहे छोटा भी कोई मुल्क होगा मैं उसको कहूँगा भाई हम गुलाम नहीं हैं, तो हम किसी के भी गुलाम नहीं। इमरान खान का एक प्रिंसिपल था, अगर इमरान खान इस प्रिंसिपल से हट जाते हैं तो ऑब्वियसली वो भी लीडर बनने के लायक नहीं है। लेकिन नून लीग हमेशा देख के फिर फैसला करती है कि उनको किस तरह से बात करनी है, तो इसलिए नून लीग कभी भी नेल्सन मंडेला तो नहीं बन सकती। नेल्सन मंडेला की तीसरी खसूसियत ये थी कि जिन लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, या जिन लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की, या जिन लोगों ने उनको बताया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तो नेल्सन मंडेला ने उनको गलत साबित किया। और नेल्सन मंडेला का कहना था कि अगर आज वही लोग मेरे सामने हों तो मैं उनको बताऊं कि भाई देखो मैं कहाँ पे पहुंच गया हूं, तुम मुझे इतना क्रिटिसाइज़ करते थे लेकिन देखो आज मुझे कितनी इज्जत मिली है। दूसरी तरफ इमरान खान को आज भी इम्पोर्टेड सरकार कहती है कि इमरान खान की क्या औकात है, एक क्रिकेटर ही तो है, तो वो हम पे राज कैसे कर सकता है, जबकि हम तो इस मुल्क के मालिक हैं, इस कौम के हम हुक्मरान हैं, बादशाह हैं हम, और ये कौम हमारी गुलाम है, तो हम तो इस पर राज कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान एक क्रिकेटर, एक अवाम में से उठ के आया बंदा, किस तरह से राज कर सकता है। तो इमरान खान ने इनको भी गलत साबित किया कि आज 90% जो अवाम है पाकिस्तान की वो इमरान खान के साथ है। नेल्सन मंडेला की चौथी खसूसियत, फाइट फॉर अदर्स, यानी अपनी कौम के लिए, अपनी अवाम के लिए लड़ो, उनके हक के लिए लड़ो, उनकी जो उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, उन पर जुल्म सितम होता है, उसके लिए लड़ो। तो इसके लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत फाइट की। The very right to be human is denied every day to hundreds of millions of people as a result of poverty and the unavailability of basic necessities such as food, jobs, water and shelter, education, healthcare, and a healthy environment. As I sit in Kunu, my village, and grow as ancient as its hills, I will continue to entertain the hope that there has emerged a cadre of leaders. नेल्सन मंडेला ने यूनाइटेड नेशन में भी अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाई कि जो बेरोज़गार हैं और जिनके पास रोज़ी नहीं है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उनको रोज़गार मुहैया करने की भरपूर कोशिश की। और दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ अगर देखा जाए, ना इमरान खान की कोई फैमिली कि जिनको वो नवाज़ रहे हैं, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब कभी अपने भाई को नवाजते हैं, कभी उसके बेटे को, कभी अपनी बेटी को, कभी अपने बेटों को, कभी उनके बच्चों को नवाजते हैं। तो नवाज शरीफ हमेशा नवाजते हैं खुद के ख़ानदान को, तो इमरान खान खुद को नहीं नवाजते, ना अपने ख़ानदान को नवाजते हैं। वो बात करते हैं अवाम की कि अवाम किस हाल में है, बेरोज़गारी है उसकी बात की जाए, अवाम के जो गुर्बत है उसकी बात की जाए, और अवाम के जो मामलात हैं, मुआशी मसाइल हैं, उनका हल निकाला जाए। तो जिस तरह नेल्सन मंडेला ने हमेशा अपनी अवाम को अपने से भी बेहतर आगे रखा, इसी तरह इमरान खान भी आज कहते हैं कि अगर बात करो तो अवाम की भलाई के लिए करो, ना कि खुद को नवाजने की, अनलाइक नवाज शरीफ। नेल्सन मंडेला की तीसरी खसूसियत ये थी कि उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया, एक नेशन बनाई, एक कौम बनाई, एक यूनिटी बनाई, एक उनको यूनाइट किया ताकि वो कौम जो है एक नेशन बने, ना कि वो कौम जलीलो ख्वार होती फिरे और उसके अलग अलग ग्रुप बने हों। उन्होंने इस पे बहुत सी स्पीचेस की, उनमें से बेस्ट स्पीच जो है वो देखें। We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. नेल्सन मंडेला ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि हमें मिल के
آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اپنی بہتری کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اگر ہم الگ الگ محنت کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو مل کے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ یہی عمران خان پچھلے 22 سالوں سے کہتے آ رہے ہیں۔ ان کی وہ اسپیچ سنیں جب وہ ہاسپٹل میں تھے، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے پاکستان کے لیے لڑا ہوں، جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک کے لیے۔ یہ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، اللہ نے دیا مجھے اتنا زیادہ، میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کروں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب سب پورا زور لگائیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے۔ 11 کو اس کو اپنی جنگ سمجھنا، میری جنگ نہیں ہے، یہ صرف ملک کی جنگ ہے۔ اپنے آپ نے تقدیر، اپنے بچوں کی تقدیر بدلنی ہے۔ نیلسن منڈیلا کی جو 6ویں خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے کاز کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے مرنے کو بھی تیار تھے۔ ان کا کیا کہنا تھا اس پہ؟ Yes, I had to say that, not from a spirit of bravado, but because I genuinely felt that they were going to hang us. And it is the desire of every freedom fighter to disappear under a cloud of glory rather than that of shame. It is the task of a freedom fighter, when you see that the end of your days has come, to live a tradition of bravery, determination to face even death for your principles. And I thought about it. It was not because I was brave, but because one had a duty to perform at that moment. I have dedicated my life to this struggle of the African people. عمران خان میں بھی یہی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ عمران خان نے اپنی جان سے بہتر، اپنی جان سے عزیز جو ہے اس ملک کو، اس قوم کو رکھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، خبر بھی مل چکی تھی۔ اس کے باوجود لانگ مارچ کیا اور لوگوں کو متحد کیا اور امپورٹڈ سرکار سے جان چھڑوانے کے لیے اچھی خاصی جد و جہد کی۔ حالانکہ عمران خان کو خبر مل چکی تھی، اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کیا، اگر سر فہرست رکھا تو اپنی قوم کو رکھا اور اپنے ملک کو رکھا۔ 7ویں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا بھی اپنے لیڈرز کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، ان کی جو گریٹ سٹوریز یعنی کہ عظیم کہانیاں، جو داستانیں ہوتی تھیں، وہ سنایا کرتے تھے تاکہ اپنی قوم میں جوش و ولولہ قائم رکھ سکیں۔ عمران خان بھی آج ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو امپورٹڈ سرکار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ریاست مدینہ کی یا نبی پاک کی ریاست کی بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو، قوم کو بتایا جائے کہ کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دیں، آپ کے بڑوں نے کس طرح سے قربانیاں دیں اور اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کیں، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکمرانی کی۔ تو کس طرح سے ریاست مدینہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی ایک باعزت قوم بن سکتے ہیں۔ عمران خان کا ریاست مدینہ کے بارے میں بات کرنا ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے نیلسن منڈیلا اپنے بڑوں کے بارے میں بات کر کے عوام کو جوش و ولولہ ان میں قائم کرتے تھے، اسی طرح عمران خان بھی آج نبی پاک کی یا ریاست مدینہ کی بات کر کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو اب آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کرنا ہے، کیا عمران خان نیلسن منڈیلا کی طرح انہی خصوصیات پہ عمل کرتے ہوئے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔